कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक रॉकेट की तरह है, ऊर्जा से भरा हुआ, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जो अनंत संभावनाओं की तरफ बस उड़ा जा रहा है? और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के वही दिमाग एक टूटे हुए इंजन जैसा हो जाता है, निराशा के बोझ तले एकदम दबा हुआ। यही है बाइपोलर डिसऑर्डर की असलियत। एक ही मन, लेकिन उसमें बसती हैं दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो चलिए आज हम इन दो दुनियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्यों होती हैं और क्या इनसे बाहर निकलकर स्थिरता की कोई राह है? आइए पता करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने के लिए सबसे सही तरीका है रॉकेट और एंकर का। ये सिर्फ मूड बदलना नहीं है, ये चेतना की पूरी तरह से अलग-अलग अवस्थाएं हैं। डेमी लोवाटो की ये बात इस अनुभव के कन्फ्यूजन और इसकी गहराई को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। अक्सर डायग्नोसिस से पहले ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो दो अलग-अलग एहसास हैं, एक तरफ अजेय महसूस करना और दूसरी तरफ पूरी तरह से टूट जाना, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ दो ध्रुव हैं, दो पोल्स। एक तरफ है मैनिक हाई, जहाँ दिमाग ओवरड्राइव मोड में चला जाता है, और दूसरी तरफ है डिप्रेसिव लो, जहाँ वही दिमाग लगभग बंद सा हो जाता है। ये सिर्फ अच्छे या बुरे दिन नहीं होते, ये हफ्तों या महीनों तक चलने वाले एपिसोड्स होते हैं। चलिए अब इस मैनिक फेस को जरा और करीब से देखते हैं। बाहर से देखने पर यह शायद एनर्जी और कॉन्फिडेंस का एक कमाल का दौर लगे, लेकिन अंदर से ये एक बेकाबू ट्रेन की तरह हो सकता है। तो ये जो लक्षण है ना, ये अकेले नहीं आते, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोच कर देखिए, सिर्फ 3 घंटे की नींद के बाद कोई एकदम फ्रेश महसूस करे, जाहिर है दिमाग तेजी से दौड़ेगा, विचार एक के बाद एक आएंगे, और जब इतनी एनर्जी होगी तो इंसान बड़े बड़े प्लान बनाएगा, जोखिम भरे काम करेगा, जैसे अचानक से बहुत सारी शॉपिंग कर लेना या किसी बिजनेस में बिना सोचे समझे पैसा लगा देना। सुनने में शायद अच्छा लगे, लेकिन असल में इस स्टेज पर सही गलत सोचने की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। ये जानना भी जरूरी है कि मेनिया का एक हल्का रूप भी होता है, जिसे हाइपोमेनिया कहते हैं। इसमें भी एनर्जी और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं होती कि इंसान की जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर जाए। और यही बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर के बीच का एक बड़ा फर्क है। मेनिक हाई की ऊंची उड़ान के बाद क्रैश होना तय है, और ये क्रैश बहुत भयानक होता है। अब हम इस डिसऑर्डर के दूसरे चेहरे की बात करते हैं, जो कहीं ज्यादा आम है, डिप्रेसिव फेज। ये लक्षण आपको मेजर डिप्रेशन जैसे लग सकते हैं, और ये वैसे ही होते भी हैं। फर्क बस इतना है कि ये एक साइकिल के हिस्से के तौर पर आते हैं। इसमें एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि रोज के छोटे मोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। निराशा की भावना इतनी हावी हो जाती है, मानो किसी अंधेरी सुरंग में फंस गए हों, जिसका कोई अंत ही ना हो। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में से 79% सुसाइड डिप्रेसिव फेज के दौरान होते हैं। यह हमें इस बीमारी की सबसे कड़वी सच्चाई बताता है। देखिए, मेनिया का फेज खतरनाक हो सकता है, लेकिन जानलेवा तो डिप्रेशन का फेज ही होता है। इससे पता चलता है कि उस दौरान इंसान की गहरी पीड़ा से गुजर रहा होता है। और यही तो असल मुद्दा है। मीडिया में अक्सर मेनिया के ड्रामेटिक बर्ताव पर ही फोकस किया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा डिप्रेशन के लंबे और थका देने वाले दौर में ही गुजारते हैं। इन दो अलग अलग पोल्स के बावजूद बाइपोलर डिसऑर्डर का सही पता लगाना हैरानी की बात है कि बहुत मुश्किल हो सकता है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें अक्सर कई साल लग जाते हैं। इन जाने पहचाने चेहरों को देखकर हमें ये याद रखना चाहिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है। ये किसी के कैरेक्टर में कोई कमी या कमजोरी नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जो बहुत क्रिएटिव और सफल लोगों को भी हो सकती है। 10 साल सोचिए, 1 दशक तक ये समझे बिना जीना कि आपके दिमाग के साथ हो क्या रहा है। ये देरी अक्सर इसलिए होती है क्योंकि लोग मदद के लिए तब जाते हैं जब वे डिप्रेशन में होते हैं, और उन्हें गलती से सिर्फ डिप्रेशन का मरीज मान लिया जाता है। और इस डायग्नोसिस को और भी मुश्किल बना देती है दूसरी कंडीशंस, जिनके लक्षण इससे मिलते जुलते हैं, खासकर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क है टाइमिंग का। बाइपोलर एपिसोड्स हफ्तों या महीनों तक चलते हैं, जबकि बीपीडी में मूड शिफ्ट्स बहुत तेज होते हैं, कुछ घंटों या दिनों में ही बदल जाते हैं, और अक्सर आपसी रिश्तों के तनाव की वजह से होते हैं। तो चलिए अब बिहेवियर से हटकर बायोलॉजी की बात करते हैं।
बाइपोलर डिसऑर्डर असल में दिमाग की एक बीमारी है। ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, ये न्यूरोकेमिस्ट्री और ब्रेन की वायरिंग से जुड़ा है। आसान भाषा में कहें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दिमाग के ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। ये मूड, एनर्जी और हमारे सोचने के तरीके को कंट्रोल करने वाले सिग्नल भेजते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में यही ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ये खास केमिकल्स कैसे काम करते हैं, ये समझना जरूरी है। मैनिया के दौरान दिमाग का डोपामाइन सिस्टम, जो हमें खुशी और इनाम का एहसास कराता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। इससे हर चीज बहुत रोमांचक और अच्छी लगने लगती है। वहीं सेरोटोनिन और ग्लूटामेट जैसे दूसरे सिस्टम्स में गड़बड़ी पूरी तरह से अस्थिरता पैदा कर देती है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को फील करता है, यानी वेंट्रल सिस्टम, वो ओवर एक्टिव हो गया है। और वो हिस्सा जो इन भावनाओं पर ब्रेक लगाकर उन्हें कंट्रोल करता है, यानी डोर्सल सिस्टम, वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा। बिल्कुल उस कार की तरह जिसका एक्सीलरेटर तो फंस गया है पर ब्रेक बहुत कमजोर हैं। तो डायग्नोसिस और बायोलॉजी को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। अच्छी खबर यह है कि इसे मैनेज करने के असरदार तरीके मौजूद हैं, जो उम्मीद और स्थिरता दोनों देते हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर असल में शरीर की लय का एक डिसऑर्डर है, तो इसके इलाज की नींव एक बेहद मजबूत और कंसिस्टेंट रूटीन बनाने पर टिकी है। हर दिन एक ही समय पर सोना, जागना, खाना और दवा लेना, ये सब दिमाग को स्थिर करने में मदद करता है। ये एक तरह से अंदरूनी उथल-पुथल को काबू करने के लिए एक बाहरी ढांचा तैयार करता है। और ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, इसके पीछे साइंस है। IPSRT यानी इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपीज जैसी थेरेपीज खास तौर पर लोगों को अपनी रोज की लय को स्थिर करने में मदद करने के लिए बनाई गई हैं। स्टडी से पता चला है कि ये एपिसोड्स को रोकने और स्थिरता बनाए रखने में बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। आखिर में यही सबसे बड़ा मैसेज है, इस कंडीशन से जुड़े कलंक को हटाना और इसे वो मानना जो ये असल में है, एक बायोलॉजिकल, इलाज की जा सकने वाली मेडिकल कंडीशन। ये समझना बहुत जरूरी है। इसी से हमदर्दी और असरदार देखभाल का रास्ता खुलता है। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम इन स्थितियों के पीछे के विज्ञान को बेहतर ढंग से समझते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जो जजमेंट पास करने की बजाय सपोर्ट करे। ये एक ऐसी चुनौती है जो हम सबसे जुड़ी है।